नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में आज शुक्रवार से रविवार 2 नवंबर तक 22 देशों के 48 राजदूतों और प्रतिनिधियों का संगम हुआ है। विदेशी मेहमान यूपी और अवध की संस्कृति से रूबरू होने के साथ यहां की तकनीक और कुशलता भी देखने पहुंचे हैं। वे राज्य सरकार की नीतियों के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पॉलिसी भी समझेंगे, जिससे वे यूपी में निवेश कर सकें। प्रदेश में पहली बार 22 देशों के राजदूतों का एक साथ आगमन हुआ है। उनके स्वागत और प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और माहौल को ब्रांडिंग के लिए इन्वेस्ट यूपी की जिम्मेदारी दी गई है और विदेश मेहमान IIM लखनऊ, HCL सिटी और AKTU जाकर युवा कौशल और प्रबंधन की क्षमताओं को परखेंगे। वे बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जैसी सांस्कृतिक विरासत भी देखेंगे और लखनऊ में चिकन करी देखने के साथ ही वे अवधी भोजन का भी स्वाद लेंगे। एक दिन ODOP शिल्पग्राम जाएंगे और ODOP के हुनर देखेंगे। इसका मकसद नए देशों से राज्य में FDI के तहत विदेशी निवेश लाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमेशा ही ऋणी रहेगा। उन्होंने देश को एकता में सूत्र में बांधा और CM योगी ने उनके इस योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लखनऊ के हजरतगंज के सरदार पटेल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश हमेशा ही उनका ऋणी रहेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर वर्ष उनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर CM योगी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे। वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो भारत में विलय हो सकती हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी, तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे केवल सड़कें नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक रीढ़ हैं। ये प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसरों का आधार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने ये बातें उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य दिसंबर तक हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक में मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, नोएडा जेवा लिंक, चित्रकूट रीवा लिंक, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा हुई। CM योगी ने कहा कि
सभी नई परियोजनाओं की रूपरेखा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नेटवर्क को ध्यान में रखकर तैयार की जाए ताकि दोहरावे से बचते हुए एकीकृत और संतुलित सड़क तंत्र तैयार हो सके। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट इन 6 जिलों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विशेष काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन जिलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएं ताकि स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रक्षा उद्योग से जोड़ा जा सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक कॉरिडोर के लिए 30,819 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और 5,039 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। कई कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू कर चुकी हैं। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि अगर किसी निवेशक ने 3 वर्ष के भीतर परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया तो भूमि आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार खेती और किसानों का हित सरकारों के एजेंडे में शामिल हुआ। जिस मिट्टी में फसल पैदा होती है उसकी सेहत की सुधि किसी को नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को साहूकारों से मुक्ति मिली और अब गन्ना क्षेत्र में नया निवेश हो रहा है। चीनी मिलों को जरिए 10 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही जब वह किसानों से संवाद कर रहे थे। दरअसल पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी से किसान उत्साहित हैं। किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी का आभार जताया। इस दौरान सीएम योगी ने किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना क्षेत्र में नया निवेश आ रहा है और गन्ना अब सीजनल नहीं रहा, यह पूरे साल का कार्यक्रम है। कहीं सीबीजी, कहीं डिस्टिलरी, कहीं कोजन प्लांट, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। सम्मान तो सरकार का नहीं, अन्नदाता किसान का होना चाहिए। इन्होंने यूपी को चीनी, गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में देश में नंबर 1 कर दिया है। वहीं सीएम योगी के दूरदर्शी और किसान हितैषी निर्णय से किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने योगी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय दूरदर्शी और किसान हितैषी है। मैं गुरदत्त सिंह, लखीमपुर खीरी से किसान हैं हम, गन्ना किसान। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गन्ना मूल्य वृद्धि का निर्णय लिया है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। किसानों के लिए बहुत राहत भरी बात है। काफ़ी दिनों से किसान अपेक्षा कर रहे थे मूल्य बढ़ोतरी की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है, तो हम किसानों के लिए ये पुनः दीपावली मनाने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये ऐतिहासिक कदम है और जितना गन्ना मूल्य इस समय योगी जी के नेतृत्व में बढ़ाया गया है, इतना पूर्व की सरकारों द्वारा कभी नहीं बढ़ाया गया है। जितना गन्ना मूल्य का भुगतान 2007 से 2017 के बीच में हुआ था, कुल 1,37,000 करोड़ का, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो केवल 17 से लेकर के और इस अवधि के दौरान हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। हमारा प्रयास है, जो 2-3 ग्रुप हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, एफआईआर तो हमारी हो चुकी है, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी उनसे पैसा लेकर के किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा नए सत्र में, आज आप देखते होंगे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज ऑनलाइन पर्ची कर दी गई, इसमें माफियागिरी बंद हो गई, घटतोली बंद हो गई। अब आपको सिफारिश की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही आने वाले समय में अन्य कार्यों में भी हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। खेती किसानी को और अच्छा बनाने के लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम कर पाएंगे तो इसका लाभ होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज जो लाखों लोग, मेरा मानना है कि अकेले चीनी मिलों के द्वारा ही 10 लाख से अधिक लोगों को सीधे सीधे नौकरी प्रदान की जा रही है।
लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकी साजिश से जुड़े हुए एक मामले में लखनऊ निवासी मोहम्मद मोयद को सजा सुनाई है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत उसके द्वारा पहले ही जेल में बिताई गई अवधि यानी 1 वर्ष 9 महीने और 13 दिन की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सजा अभियुक्त द्वारा दोषी स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने सुनाई है। जुलाई 2021 में खुलासा हुआ था कि लखनऊ के कुछ युवाओं को भर्ती कर स्थानीय आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का काम किया जा रहा है। पूछताछ में संगठन अंसार गजवतुल हिंद के बारे में भी पता चला था और एटीएस ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने 5 जनवरी 2022 को 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और 5 आरोपियों के खिलाफ यह मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। एनआईए की जांच में सामने आया था कि आरोपी मोहम्मद मोइद और 2 अन्य आरोपियों शकील और मोहम्मद मुस्तकीम के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची थी और इस मामले में मोहम्मद मोइद ने एनआईए कोर्ट में अपना दोष स्वीकार कर लिया और इसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुना दी। यूपी के कुशीनगर में बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष और म्यांमार बौद्ध मंदिर के मुख्य मठाधीश ए.बी. बदंत ज्ञानेश्वर मास्थविर को आज शुक्रवार सुबह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। ज्ञानेश्वर 90 साल के थे। उनके निधन से भिक्षु संघ में शोक की लहर दौड़ गई है। बौद्ध भिक्षु संघ के मुताबिक बदंत अक्टूबर में बीमार हुए थे, जिसके बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। 20 दिनों के इलाज के बाद उन्होंने आज शुक्रवार सुबह लगभग 4:50 पर अंतिम सांस ली और उनका पार्थिव शरीर कुशीनगर लेकर जाया गया। जानकारी के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर उनके आश्रम कुशीनगर में 10 दिनों के लिए रखा जाएगा ताकि देश विदेश के लोग उनके अंतिम दर्शन कर सके। वहीं बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बौद्ध धर्मगुरु श्री भंते ज्ञानेश्वर जी ब्रह्मा मंदिर कुशीनगर के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति आजीवन समर्पित श्री भंते ज्ञानेश्वर जी एक प्रसिद्ध संत है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान बुद्ध के ज्ञान और करुणा के प्रसार में समर्पित कर दिया। उनका निधन बौद्ध समाज और समस्त मानवता के लिए एक अपूर्व क्षति है। बौद्ध धर्मगुरु श्री भंते ज्ञानेश्वर जी की आत्मा की शांति की कामना करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी शोक संतप्त अनुयायियों और भक्तों के प्रति हमारी विनम्र संवेदना। उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टों का व्यापार करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यूपी में 1000 से अधिक अवैध ईंट भट्टे गाइडलाइन का पालन न करने वाले बंद किए जाएंगे। सरकारी से लेकर जल्दी सख्त कदम उठाने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अवैध भट्टों पर जल्द ही जिला प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम कार्रवाई करेगी। सरकार की इस कार्रवाई से अवैध भट्टा चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि नियमों में बदलाव से 5000 भट्टा मालिकों को राहत मिलेगी। प्रदेश में ईंट भट्टों की संख्या 22,000 से अधिक है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले ईंट भट्टों मालिकों पर भी समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई करता है। बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान के कारण पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर एवं पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में सबसे ज्यादा 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर पूर्वी इलाकों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे। रिमझिम बारिश के साथ साथ कहीं तेज बारिश भी हुई है। दिन भर बादल छाए रहने और बारिश होने से अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई। कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं अमेठी, बाराबंकी और झांसी में गुरुवार को भी इतिहास का अक्टूबर महीने का सबसे कम अधिकतम तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यूपी के 23 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।